Hello students, good morning. Today's read chapter 2nd subject history class 8 पेज नंबर है आपका 7 कॉलोनियल रूल इन इंडिया। कॉलोनियल रूल इंडिया में कब लागू हुए, किसने बनाया हमारे देश को कॉलोनियल। You will learn about in this chapter about the arrival of European trading companies in India। पहला पॉइंट है, इस चैप्टर में हम क्या क्या लर्न करेंगे, सीखेंगे कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में कैसे आई। सेकंड है अबाउट रेवलरीज एंड बैटल एमंग द ट्रेडिंग कंपनीज, और उन लोगों में लड़ाई झगड़ा बैटल कैसे हुए उन ट्रेडिंग कंपनीज में, उनके बीच कैसे क्या हुआ। अबाउट द राइज ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया, और ब्रिटिश कैसे प्रमुख हुआ इंडिया में, कैसे उसने अपना सर्वोच्चतम हाउ द ब्रिटिश कनक्योर्ड बंगाल मैसूर पंजाब ईटीसी, और ब्रिटिश ने कैसे बंगाल मैसूर पंजाब और भी बहुत सारे स्टेट हैं उनमें विजय की। अबाउट द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एंड द डॉक्ट्राइन लेट्स, ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इस चैप्टर के। द पेंटिंग गिवन above show an official of the East India Company riding in an Indian procession। इंडियन प्रोसेशन में एक पेंटिंग दिखाई गई है आपको, एक ऑफिसर है, ऑफिशियल है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं, किसमें सवारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वॉट आर द थिंग्स दैट यू कैन इंटरप्ट फ्रॉम द पेंटिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड ऑफिशियल। आप इस पेंटिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीपल्स जो इंडियन पीपल्स थे और ऑफिशियल थे उनके रिलेशनशिप कैसे होंगे। मर्चेंटलिज्म एंड कमिंग ऑफ द यूरोपियंस। मर्चेंटलिज्म एक व्यापारिकता है जो एक इकोनॉमिक पॉलिसी है, 16th सेंचुरी में यूरोप में बहुत ही पॉपुलर थी। इट बिकेम द डोमिनेंट इकोनॉमिक थॉट विच एडवोकेटेड दैट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री डिपेंड ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड। ए जो मर्चेंटलिज्म इकोनॉमिक पॉलिसी है ये 16th सेंचुरी में यूरोप में काफ़ी पॉपुलर थी, और इसके बल पर ये अपना प्रभुत्व जो प्रमुख प्रभाव इकोनॉमिक थॉट से, अपनी संपन्नता से दूसरी कंट्री में अपना प्रॉफिट ट्रेड स्थापित कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम ये हुआ, देयर वॉज फ्लडिंग इन यूरोपियन ट्रेडर्स लाइक द British, French, Dutch and Portuguese into India। एक ऐसी पॉलिसी थी मर्केंटिलिज्म जिसके आधार पर एक दूसरे कंट्री पर अपने प्रॉस्पेरिटी से, अपने प्रॉफिट के लिए दूसरी कंट्री पर ट्रेड कर सकते थे, जिसकी वजह से यूरोपियन ट्रेडर्स जैसे कि ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और पोर्टुगीज इंडिया में इनकी भीड़ लग गई, बाहर हो गई, बाढ़ सी आ गई, क्योंकि हर ये सभी अपना अपना ट्रेड भारत में से करना चाहते थे। इट सून लेड टू rivalries विद द ट्रेडर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर फॉर सुपरमेसी, और शीघ्र ही इन लोगों में आपस में युद्ध होने लगे, लड़ाई होने लगी अपना अपना सर्वोच्च स्थान लेने के लिए। द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर टू डिस्कवर आ सी रूट टू इंडिया। जो फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर्स थे जिन्होंने सी रूट की खोज की है इंडिया में, वो कौन थे? पोर्टुगीज। द पोर्टुगीज एक्सप्लोरर वास्को ड गामा वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाई सी रूट इन 1498। जो पहले
यूरोपियन ट्रेडर्स थे, पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था वास्को डी गामा, जिन्होंने पहली बार इंडिया पहुँचे और सी रूट के माध्यम से 1498 में। The Portuguese merchants were able to establish political power along the west coast of India with trading settlement at Goa, Daman, Diu, Salsette, Vishen and Santhom। जो पोर्टुगीज मर्चेंट व्यापारी थे वो अपना पॉलिटिकल पावर वेस्ट कोस्ट, इंडिया के वेस्ट कोस्ट एरिया में अपना व्यवसाय सेटलमेंट सेटअप किए हुए थे। कहाँ कहाँ पर? गोवा, दामन, दीव, सेल्सेट, वैशन एंड संतहोम, यहाँ पर इनका सेटलमेंट था। द डच अराइव इन इंडिया इन 1595। फिर इनके बाद सेकंड कौन आए? यूरोपियन। डच ने कब इंडिया आए? 1595 एंड एस्टेब्लिश ट्रेडिंग फैक्ट्रीज इन मसूलीपट्टनम, पुलिकेट एंड सूरत। और इन्होंने अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्रीज सेटअप की कहाँ कहाँ पर? मसूलीपट्टनम, पुलिकेट एंड सूरत। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1600 and established its trading center at Bombay, Calcutta and Madras। 1600 में इन लोगों ने अपना जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर बॉम्बे, कैलकाटा, बॉम्बे जो मुंबई में उसका पुराना नाम है, कैलकाटा एंड मद्रास जिसका पुराना नाम चेन्नई है, यहाँ पर अपना ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया। द फ्रेंच फॉर्म्ड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी टू कम्पीट विद द ब्रिटिश एंड डचेस। जो फ्रेंच फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनी बनी हुई थी, कंप्लीट हुई थी, वो ब्रिटिश और डच के साथ मिलकर। दे इस्टेब्लिश फैक्ट्री एट पौंडीचेरी, मद्रास एंड चंद्रनगर, यहाँ पर ये फैक्ट्रियाँ सेटअप हुई। एंग्लो फ्रेंच रिवलरी। बाय द अर्ली 18th century the Portuguese and the Dutch lost their important position in trade between India and the West to the British and the French East India Company। अर्ली 18th century में पोर्टुगीज और डचेस ने अपना इम्पोर्टेंस पोजीशन व्यापार में इंडिया में खो दिया, जिसकी वजह से ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियों को काफ़ी फायदा हुआ। नेक्स्ट पेज है आपका 8। द कंपनीज ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस केम टू डोमिनेट इंडिया ट्रेड विथ यूरोप। जो इंग्लैंड और फ्रेंच ए डोमिनेट इंडियन ट्रेड विथ यूरोप, ये भारत को क्या करना चाहते थे? भारत पर अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते थे और अपना प्रमुख स्थान लेना चाहते थे। ईच ट्राइड टू कंट्रोल द मार्केट एंड एक्सटेंड इट political influence in India. This led to Anglo-French rivalry both in India and in Europe that led to series of war known as the Carnatic War। इस वजह से ये दोनों कंपनीज इंग्लैंड और फ्रेंच भारत के मार्केट पर ये अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहते थे और ये अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, इंडिया में बनाए रखना चाहते थे और भी फैलाना चाहते थे, जिसकी वजह से एंग्लो फ्रेंच रिवलरी हुई और एक किस नाम से जानी जाती है? कर्नाटिक वार से भी। दिस वार लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर। और ये बार कितने ईयर्स हुए? 20 ईयर्स, 1744 से 1763। फाइनली ब्रिटेन इमर्ज विक्टोरियस इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। It gradually transformed its role for a trading power to an imperialist power that ruled India for a nearly 2 centuries। और फाइनली ब्रिटेन ने ये जीत हासिल की
और अपना इम्पेरियलिस्ट पावर रूल शासन में कम से कम 200 ईयर्स सेटअप किया था। इम्पेरियलिज्म इज़ अ सिस्टम। इम्पेरियलिज्म एक ऐसी सिस्टम है, व्यवस्था है, संस्था है कि जिसकी वजह से एक कंट्री दूसरी कंट्री पर क्या कर सकती है, अपना कंट्रोल बनाए रख सकती है, या तो उसको हराकर या अपना मिलिट्री इन्फ्लुएंस के कारण, अगर उसके पास मिलिट्री अच्छी है तो वो उसके प्रभाव से उस कंट्री पे अपना राज्य कंट्रोल रूल सेटअप कर सकती है, या उसको हराकर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। English India Company, the English East India Company was formed in 1600 through a charter signed by a Queen Elizabeth I, granted permission to trade with India. The English East India Company फॉर्म्ड हुई थी 1600 में। एक चार्टर साइन हुआ था, जो किसने किया था, एक रिटन रिकॉर्ड होता है जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने परमिशन दी थी उसमें इंडिया के साथ व्यापार करने की। कैप्टन हॉकिंस पेड अ विजिट टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर इन 1608 बट फेल्ड टू सिक्योर ट्रेडिंग राइट। कैप्टन हॉकिंस ने विजिट किया, आए वो जहांगीर की कोर्ट में इन 1608 में, बट वो फेल हुए यहाँ पर अपना ट्रेडिंग राइट जमाने में। हाउएवर इन 1613 ऑन सर थॉमस रियो विजिट टू इंडिया, और 1630 में सर थॉमस रियो इंडिया आए और दे वर परमिटेड टू इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत, और उनको आज्ञा मिली अपना पहली फैक्ट्री सेटअप करने की, इस्टेब्लिश करने की सूरत में। ग्रेजुअली द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट ट्रेडिंग सेंटर एट बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, और धीरे धीरे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ट्रेडिंग सेंटर बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास में इस्टेब्लिश कर लिया। English settlement and factory were later established at Masulipatam, Dhaka, Kasim Bazar, Fort St. George in Madras, Bombay, सुतानुती, कैलकाटा एंड गोविंदपुर, और धीरे धीरे बाद में इंग्लिश सेटलमेंट और फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हो गई, इन जगहों पर मसूलीपट्टनम, पटना, ढाका, कसिम बाजार, फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, बॉम्बे, सुतानुती एंड कैलकाटा एंड गोविंद नगर। इस जगह धीरे धीरे उन्होंने अपना इंग्लिश सेटलमेंट और फैक्ट्री सेटअप की। द ब्रिटिश रिसीव्ड स्पेशल प्रिविलेज फ्रॉम द मुगल एम्परर इन द फॉर्म ऑफ 2 फरमान विच अलाउड देम टू डोमिनेटेड यूरोपियन ट्रेड फर्दर, और ब्रिटिश को 2 स्पेशल फरमान मुगल एम्परर के द्वारा प्राप्त हुए। पहला था फरमान ऑफ 1691, जो फरमान 1691 का था, उसमें उनको क्या परमिशन किसने दी थी, औरंगजेब ने ब्रिटिश कंपनी को बंगाल में जो कस्टम ड्यूटीज़ थी वो पे नहीं करनी पड़ेगी। कस्टम ड्यूटी वो होती है जो अपना वो गुड्स अपनी कंट्री ले जाने के लिए और वहाँ से लाने के लिए जो कस्टम ड्यूटी लगती थी वो अंग्रेज लोगों को नहीं देनी पड़ेगी। और ये फरमान किसने दिया था, 1691 में औरंगजेब। दूसरा फरमान ऑफ 1717 में था, जो एम्परर फर्रुखसियार ने दिया था ब्रिटिश को। इसकी वजह से गुजरात और डेक्कन में इनको कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। एक्विजिशन ऑफ टेरिटरीज इन इंडिया।
एक्विजिशन माने प्राप्ति की उन्होंने इंडिया की और भी टेरिटरीज में। ब्रिटिश डोमिनेशन ओवर ट्रेड ग्रेजुअली गिव वे टू देयर territorial ambition. This led them to wage war against the Indian ruler. The first of such conquest began with Bengal. धीरे धीरे उन्होंने भारत के बहुत सारे टेरिटरीज को अपने अंडर में कर लिया और पहला जो उन्होंने टेरिटरीज थी वो बंगाल। कंक्यूस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल में उन्होंने कैसे जीत की ब्रिटिश ने। एट दैट टाइम द किंगडम ऑफ बंगाल इंक्लूडेड द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल बिहार उस टाइम बंगाल के किंगडम में कौन कौन से प्रोविंस प्रांत इंक्लूड थे, बंगाल और बिहार। द फरमान ग्रांटेड टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द मुगल लेड टू द resentment among the local Bengal Nawab as the province was losing huge amount of revenue. जो उस टाइम मुगल के द्वारा फरमान मिला था, इनको कस्टम ड्यूटीज नहीं देनी पड़ती थी, जिसकी वजह से बंगाल के नवाब को बहुत सारा रिवेन्यू में लॉस हो रहा था। द ब्रिटिश वर ऑल्सो मिस यूजिंग देयर राइट बाई सेलिंग दस्तक अ फ्री पास विच extricated the European trader, especially British trader of company from paying custom duties. इस वजह से ये लोग अपना जो इनको फरमान मिला था उसको ये मिस यूज कर रहे थे, जिस वजह से नवाब ऑफ बंगाल, उस टाइम बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला, अटैक द इंग्लिश फैक्ट्री एट कसिम बाजार एंड कैप्चर फोर्ट विलियम। इस वजह से वो नाराज होके उस टाइम के नवाब, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इंग्लिश फैक्ट्री जो कि कसिम बाजार में थी उस पे अटैक कर दिया और वहाँ पे जो थे फोर्ट विलियम उनको पकड़ कर लेके आए। द ब्रिटिश रिटेलिएटेड एंड कैप्चर्ड कैलकाटा अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. He also accused the Nawab of Bengal of conspiring with French against the British. British retaliated and captured Calcutta. उसने कैप्चर कर लिया कैलकाटा को, किसकी लीडरशिप में, रॉबर्ट क्लाइव के। He also accused the Nawab of Bengal of conspiring with the French against the British. Battle of Plassey. In the year 1757, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, कौन सी ईयर में, 1757 में। द आर्मी of the company and the Nawab of Bengal clashed in the battle of Plassey. In this battle, Sirajuddaulah was defeated and killed. इस बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ, सिराजुद्दौला थे वो हारे गए और मारे भी गए, और जो आर्मीज थी कंपनी की उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल को पूरी तरीके से हरा दिया और वो इस बैटल में हार भी गए और मारे भी गए। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ दिस डिफीटेड वॉज द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ द नवाब कमांडर इन चीफ मीर जाफर इन द बैटल। इसका मेन रीजन था हारने का इस बैटल का, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की डेथ हुई। जो उनका कमांडर इन चीफ था मीर जाफ़र, उसने उनका सपोर्ट नहीं किया और इस बैटल में उनका सपोर्ट नहीं किया। मीर जाफ़र हैड एंटर्ड इनटू नेगोटिएशन विद द ब्रिटिश, और वो किससे मिल गया जाके, ब्रिटिश के। द ब्रिटिश हैड promised to make him the Nawab of Bengal in return for a large amount of money and trading privileges. जो ब्रिटिश थी उसने मीर जाफ़र से प्रॉमिस किया था कि वो अगर उनका बैटल में साथ देगा और अपने नवाब सिराजुद्दौला का साथ नहीं देगा
तो मैं उसे नवाब बंगाल का नवाब बना दूंगा और बहुत सारे पैसे भी दूंगा। Consequence of the Battle of Plassey. The East India Company got free trading right in province of Bengal. इस बैटल ऑफ प्लासी में के बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार इस प्रांत बंगाल में फ्री हो गया। द ब्रिटिश गॉट अ जमींदारी ऑफ 24 परगानास एंड बिकेम द डी फैक्टो रूलर ऑफ बंगाल। The British were able to utilize the resources of Bengal to maintain a large army. ब्रिटिश अपना जो रिसोर्सेस यूटिलाइज करने में, बंगाल को करने में, वहाँ की आर्मी को यूज करने लगा। और जो ब्रिटिश थी अपने रिसोर्सेस का यूज करने के लिए बंगाल में अपनी बहुत सारी आर्मी को वहाँ पर उसने लगा दी मेंटेन करने के लिए।